India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने के मामले में केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा 1 हफ्ते का वक्त। सीजेआई ने मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते के लिए की तय। चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट। हालिया अधिसूचना में चुनावी बांड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि देने के विरोध में है नई याचिका। आम्रपाली समूह के 40,000 से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों को मिली राहत। याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट नई पीठ का करेगा गठन। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के सम्मान में एससीबीए ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। एससीबीए उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा, ट्रायल कोर्ट में हो सुधार, जजों का मतभेद सामने न आए, बार सीजेआई के साथ है। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने को समय मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जिस तरह राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया गया था, उसी तरह काशी और मथुरा को भी अपवाद मानकर इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून 1991 मामले पर सुनवाई हुई। पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने और समय देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई की बात कही। सुनवाई के दौरान याचिका करने वालों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्होंने पूरे कानून को चुनौती नहीं दी है, सिर्फ 2 मंदिरों को इसके दायरे में बाहर रखने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जिस तरह राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया गया था, उसी तरह काशी और मथुरा को भी अपवाद मानकर इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में विचार होगा कि स्वामी की याचिका सबके साथ सुनी जाए या उसे बाकी मामलों से अलग कर दिया जाए। पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर विवाद पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। पूजा स्थल कानून 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली ये याचिकाएं सेना के रिटायर्ड अधिकारी अनिल काबोत्रा, वकील चंद्रशेखर, देवकीनंदन ठाकुर, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रुद्र विक्रम सिंह और बीजेपी के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता अनिल काबोत्रा ने भी पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इन धाराओं से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को भी केंद्र को नोटिस जारी कर मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन लगभग 1.5 साल की अवधि में सरकार की ओर से अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी थी, उन्हें वैसा ही रखा जाएगा, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर के मामले को इससे अलग रखा गया। अयोध्या का मामला आजादी के पहले से अदालत में चल रहा था, इसलिए उसे इसमें छूट दी गई थी। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया। सजा या जुर्माना मामले के हिसाब से तय होंगे। 1991 में कांग्रेस की PV नरसिम्हा सरकार देश में सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए ये कानून लाई थी।
1991 में ही ये कानून बनने के बाद वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर मस्जिद प्रबंधन की ओर से पूजा स्थल कानून का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित सुनवाई पर रोक लगा दी थी और मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड योजना में संशोधन के संबंधित एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति के लिए योजना में संशोधन किया गया है, जिसे अब चुनौती दी गई है। चुनावी बांड कानून में कम से कम 5 संशोधन को चुनौतियां दी गई हैं, जो लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति दी है। याचिका को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। वकील ने तत्काल लिस्टिंग की मांग करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री जल्द ही समाप्त हो। हम आपको देते हैं, आप हमें दीजिए, इस तरह से वो बैंक चैलेंज है। पर उसके साथ साथ एकाएक अभी 9 नवंबर को एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाल दिया। टाइम देना के 7 दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी रहेंगे, जो कि पहले की स्कीम के बिल्कुल विरुद्ध है। पहले स्कीम में प्रावधान था कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई 3 ही महीने में ये बॉन्ड निकाले जाएंगे और जनरल इलेक्शन के 1 महीने पहले। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन के संबंध में दायर एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सरकार ने एक संशोधन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड बिक्री की अनुमति दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी अधिसूचना पूरी तरह से अवैध है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई है, जो राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह एक उपकरण है, जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में स्थापित हो। बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न विधियों में किए गए कम से कम 5 संशोधनों को इस आधार पर चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विभिन्न याचिकाएं लंबित हैं कि उन्होंने राजनीतिक दलों के असीमित अनियंत्रित धन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 14 अक्टूबर को जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने उन याचिकाओं को 6 दिसंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया था। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया था। वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जिसका मतलब ये है कि इसे राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट। जबरन धर्मांतरण मामले में जस्टिस MR शाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से नहीं। यह बहुत ही खतरनाक है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सॉलिसिटर जनरल इस मामले में अपना पक्ष रखें, हम इस पर उनको सुनेंगे। जस्टिस शाह ने कहा कि यह एक गंभीर मसला है। इसके अलावा
ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर उनको किसी भी दूसरे ढंग से धर्मांतरण करवाया जाता है तो इस पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसमें कदम उठाने पड़ेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 21 तक इस पर हम अपना जवाब दाखिल कर देंगे। केंद्र सरकार का यह कहना था कि जो लोग इसके शिकार बनाए जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि वो मदद के नाम पर उनसे धोखा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। दरअसल धोखे से धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए आईपीसी में कड़े प्रावधान शामिल करने की मांग करते हुए वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लोगों को धमकाकर, उपहारों के जरिए और पैसे का लाभ देकर धोखे से धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण देश में बड़े पैमाने पर करवाया जा रहा है। इस गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए आईपीसी में प्रावधान कड़े किए जाने चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, दिल्ली में नौकरशाह आम आदमी पार्टी सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया गया है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में सिसोदिया ने कहा कि नौकरशाहों ने आप मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया है और मंत्रियों द्वारा फोन कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया है, और ये मुद्दे दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति के साथ और अधिक तेज हो गए। हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारियों ने मंत्रियों के फोन लेना बंद कर दिया है। अधिकारी मंत्रियों के आदेशों अथवा निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें लिखित में दिए गए निर्देश भी शामिल हैं। 21 मई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना का नतीजा है, जिसके कारण सिविल सेवक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि वर्तमान में भाजपा द्वारा शासित केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। इसमें कहा गया है कि सिविल सेवकों और चुनी हुई सरकारों के बीच किसी भी सहयोग को दंडित किया जा रहा है और चुनी हुई सरकार के प्रति अरुचि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद में हलफनामा दायर किया गया था, जिसके संबंध में दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है। इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी है, क्योंकि इस साल मई में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर इसे एक बड़ी पीठ को भेजने का फैसला किया था। डिप्टी सीएम ने अपने हलफनामे में दावा किया कि एनसीटी दिल्ली सरकार में विभिन्न पदों पर रिक्तियां हैं, क्योंकि नियुक्तियां करने के लिए जिम्मेदार लोग नियुक्तियां नहीं करने के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। आम्रपाली समूह के 40,000 से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है। इस समूह के खिलाफ चल रही याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब एक नई पीठ का गठन करेगा। इस बिल्डर के यहां फ्लैट बुक कराने वालों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ से ऐसा ही अनुरोध किया था। उच्चतम न्यायालय आम्रपाली समूह के खिलाफ घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई पहले से चल रही थी। इन मामलों की सुनवाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ कर रही थी। न्यायमूर्ति ललित बीते 8 नवंबर को ही रिटायर हो गए, इसलिए नई पीठ बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ से आम्रपाली के खरीदारों ने एक नई पीठ के गठन का आग्रह किया। फ्लैट खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एमएल लाहौटी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि फ्लैट खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं एक नई पीठ का गठन करूंगा। शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई 2019 को समय पर आवंटन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कदम उठाते हुए रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने रियल्टी कंपनियों द्वारा कथित धन शोधन की प्रवर्तन निदेशालय से जांच का भी निर्देश दिया था। इस फैसले से आम्रपाली समूह के करीब 42,000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिली थी। देश के पूर्व चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने रविवार को कहा कि वे सरकारी नियुक्ति को स्वीकार करने के विचार के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे राज्यसभा या गवर्नर पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह डिमोशन नहीं है,
लेकिन चीफ जस्टिस के स्टेटस के हिसाब से उचित भी नहीं है। वहीं उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को बिल्कुल सही और संतुलित बताया। इसी तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी विवेक चंदेल ने पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। 7 दिनों के कार्यकाल में सबके सामने एक नज़ीर रखने वाले जस्टिस यूयू ललित, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, अब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये होगा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, सभी ने सवाल पूछा, ये आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट हैं उनको लेके थोड़ा सा और लोगों को उसमें जोड़ा जा सके? रीज़न बीइंग क्योंकि सब्जेक्टिव होने की वजह से लोग ये कहते हैं कि लोग अपने में ही डिसाइड कर लेते हैं, 5 जजेस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन थोड़े ऑब्जेक्टिव होंगे तो थोड़े और लोगों को मौका मिलेगा, ऐसा लगता हो आपको? See, that is what I explained to somebody on the earlier occasion. जैसे हाई कोर्ट से नाम चलते हैं, सो हाई कोर्ट में 1+2 कॉलेजियम होता है, दे मेक द रिकमेंडेशन। जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होते हैं वो हमेशा प्रदेश के बाहर से आते हैं। सो एक बाहर का आदमी जो वहाँ की टैलेंट को स्पॉट करता है और फिर नाम रेकमेंड करता है विद द हेल्प ऑफ 2 persons who may be from the same high court. At times even that person can also be from outside. So therefore the talent जो initial परखना है और initiation of the proposal is by a body where there is an element of outside talent which is also given the decision making power. फिर उसके ऊपर this is the first layer. The second layer is state government के proposals, उनके comments उसके ऊपर। ये हो गया second layer. The matter comes before the central government. Central government में IB वगैरह सारा चेक होता है। उसमें IB में ये प्रोफाइल चेक किया जाएगा कि उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ कोई केसेस वगैरह तो पेंडिंग नहीं है, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, बार काउंसिल में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि बिकॉज द एडवोकेट एक्चुअली देन बिकम्स द जज। सर, एक चीज़ और कि जो जजेस हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके यहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया जाता, आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके? मुझे आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप पहले आदमी हो जो जजेस की हेल्थ के बारे में सोचते हो। रीजन बीइंग सर कि अगर उनकी हेल्थ कहीं से प्रॉब्लम करती है तो अल्टीमेटली जो केसेस नहीं, मैंने एक बार पहले किसी को बोला था कि हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर हैं सुप्रीम कोर्ट क्लिनिक में, उनका ये कहना है कि जज जब पहली बार आता है तो उसको अगर एक्स मेडिकल एलिमेंट्स हो तो बाय द टाइम ही गोज आउट ऑफ द कोर्ट ही हैज X+Y एलिमेंट्स, करेक्ट? सो इट इज द sheer pressure of work, it is the kind of job that we are supposed to do, we are exposed to do that. So therefore, for instance, if you have 70 matters on a day to be read, the first casualty is your morning walk. तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.